हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से इस ब्यूटीफुल चैनल में महारानी जी के एकेडमी में। आजकल हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहा है, आपको बता दें कि इस चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप उसे जाइए और उसे देखिए, उसके बाद ये पार्ट 2 वीडियो है, इसको देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे नाइट्रोजन यौगिक। तो आज हम नाइट्रोजन यौगिक के बारे में जानेंगे और यहीं से शुरुआत करेंगे। तो जानेंगे कि नाइट्रोजन यौगिक उच्च उन्नतांश पर जब बिजली चमकती है तब ये आपस में प्रतिक्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। NO2 ऑक्सीजन पर NO3 आयन बनाती है जो मृदा में घुलकर उर्वरक का कार्य करती है। किसी स्वचालित इंजन में उच्च ताप पर जब जीवाश्म ईंधन का दहन होता है तब नाइट्रोजन तथा डाइऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड NO तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की पर्याप्त मात्रा देती है। इसका इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। N2 नाइट्रोजन जो है ये गैस में, और ऑक्सीजन जब ये दोनों रिएक्शन करता है तो NO जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड है ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। उसके बाद जब समताप मंडल में नाइट्रिक ऑक्साइड NO ओजोन से प्रतिक्रिया करती है तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के निर्माण की दर बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन जब रिएक्शन किया तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस के रूप में निकला। तो ये अभिक्रिया का इक्वेशन लिखा हुआ है। नाइट्रोजन के यौगिकों के हानिकारक प्रभाव। यातायात तथा सघन स्थानों पर उत्पन्न तीक्ष्ण लाल ध्रुव नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। पहला। दूसरा, नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिक सांद्रता होने पर पौधों की पत्तियां गिर जाती है तथा प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। तीसरा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फेफड़ों में उत्तेजना उत्पन्न करती है जिससे बच्चों में प्रचंड श्वसन रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यह जीव ऊतकों के लिए विषैली भी है तथा विभिन्न वस्त्र, रेशों तथा धातुओं के लिए भी हानिकारक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानें। सामान्यतः वायुमंडल में इसकी मात्रा आयतन के अनुसार 0.03% होती है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% से अधिक हो जाती है तो प्राकृतिक हरितगृह का संतुलन बिगड़ जाता है। भूमंडलीय ताप वृद्धि में कार्बन डाइऑक्साइड का विशिष्ट योगदान है। अब ये देखिए कि स्ट्रेटोस्फेरिक प्रदूषण क्या होता है। स्ट्रेटोस्फेरिक प्रदूषण ओजोन परत का क्षय, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, नाइट्रिक ऑक्साइड
एवं CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षय का कारण है। नाइट्रिक ऑक्साइड जब ओजोन से रिएक्शन करता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलता है गैस के रूप में, और उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड ये ऑक्सीजन के एक अणु से अभिक्रिया करके फिर नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है और ऑक्सीजन गैस रिमूव होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है जिससे ओजोन की मात्रा कम हो जाती है एवं उत्पन्न नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन परमाणु से क्रिया कर पुनः नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेती है। अतः नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है परंतु ओजोन का क्षय होता रहता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC या फ्रेयॉन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोले या फिर फ्रेयॉन्स, दोनों एक ही चीज़ है। फ्रेयॉन्स अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में अपघटित हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन लिखा हुआ है। क्रियाशील क्लोरीन परमाणु ओजोन परत का इस प्रकार क्षय करती है जो कि द्वितीय क्रिया में पुनः क्लोरीन प्लस आयन परमाणु बनने से क्रिया बार बार होती रहती है। अब क्रिया लिखा हुआ है, क्लोरीन और ओजोन से क्रिया करता है, तब क्लोरीन के ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्रिया करता है और उसके बाद क्लोरीन और ऑक्सीजन रिमूव होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु ओजोन के 1000 से भी ज़्यादा अणुओं को स्ट्रेटोस्फीयर में नष्ट कर देता है। देखिए कितना हानिकारक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका एक अणु जो है ओजोन के 1000 से भी ज़्यादा अणुओं को नष्ट करता है, 1000 से भी ज़्यादा अणु को नष्ट करता है। ओजोन परत के क्षय का प्रभाव। अब हम क्या जानेंगे, ओजोन परत के क्षय का प्रभाव। ओजोन परत के क्षय के कारण अल्ट्रावायलेट प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है। अल्ट्रावायलेट किरणों आँख की कॉर्निया एवं लेंस को खराब कर देती है। अल्ट्रावायलेट किरणें पौधों में प्रोटीन को प्रभावित करती है तथा क्लोरोफिल की मात्रा घट जाती है। ये सब किसके कारण होता है? जब ओजोन परत का क्षय होता है तब ये सब प्रभाव देखने को मिलता है। अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी के ताप संतुलन को प्रभावित करती है। ये भी एक है कि पृथ्वी के ताप संतुलन को प्रभावित करती है अल्ट्रावायलेट किरण। अम्ल वर्षा एसिड रेन। जब वर्षा में H2SO4 या HNO3 अम्ल मात्रा में HCl मिले तो ये सभी क्या है? ये सभी अम्ल ही है, यानी एसिड ही है। H2SO4, HNO3, HCl सब अम्ल है। मिले हो तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ये अम्ल वायु में उपस्थित
सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनते हैं। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल से की गई अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हाइड्रोजन आयन के कारण वर्षा जल की पीएच सामान्यतः 5.6 होती है। एक ये भी नया बात जानने को मिला होगा कि सामान्यतः वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है। वर्षा जल का पीएच मान सामान्यतः 5.6 होते हैं। यहाँ पर देखिए H2O जो कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्शन करता है तो H2CO3, और जब H2CO3 को हम हाइड्रोजन और HCO3 आयन में बदल सकते हैं, हाइड्रोजन आयन और HCO3 के आयन में। जब वर्षा की पीएच 5.6 से कम हो जाती है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा का निर्माण नाइट्रोजन के ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। बाद में वातावरण में उपस्थित जल वाष्प से क्रिया कर HNO3 बनता है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि पहले नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन से क्रिया करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिमूव होती है। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप में ये है सल्फर डाइऑक्साइड, जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो SO3 बनता है। जल वाष्प से क्रिया कर ये जो है H2SO4 बनाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका जो यहाँ पर ये शब्द में लिखा गया है उसी को यहाँ पर इक्वेशन के रूप में लिखा गया है। SO3 जब जल से क्रिया करता है तो H2SO4 बनता है। HNO3 पृथ्वी पर वर्षा के साथ आता है। ये HNO3 जो है ये पृथ्वी पर कैसे आता है तो वर्षा के साथ आता है। HNO3 ये एक एसिड है। HNO3 इसमें अमोनियम लवणों का भी निर्माण होता है जो वायुमंडलीय धुंध एरोसोल के सूक्ष्म कण, जिसको धुंध यहाँ कहा गया है, एरोसोल के सूक्ष्म कण के रूप में दृश्यमान होते हैं। वर्षा की बूंदों में ऑक्साइड तथा अमोनियम लवणों के एरोसोल कण के फलस्वरूप नाम विक्षेपण होता है। ठोस तथा द्रव भूमि सतहों द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड सीधे अवशोषित हो जाती है। इस प्रकार शुष्क निक्षेपण होता है, ड्राई डिपोजिशन। अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभाव। अब ये जानने को मिलेगा कि अम्ल वर्षा जब होती है हमारे पृथ्वी पर तो इससे क्या कोई हानि भी पहुंचता है हम लोगों को। तो यस, हाँ, हानि पहुंचता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी हानि होती है। जब अम्ल वर्षा होती है पृथ्वी पर तब यह मनुष्यों तथा जानवरों में श्वसन अवरोध उत्पन्न करती है। अम्ल वर्षा के कारण श्वसन अवरोध उत्पन्न होती है। यह पानी के पाइप का संचारण करता है, अतः पानी के साथ भारी धातु जैसे Fe, आयरन, Pb, Cu आदि मिल जाते हैं, कॉपर, CO कॉपर आदि मिल जाते हैं जो कि विषैला प्रभाव डालते हैं। अम्ल वर्षा झीलों की अम्लीयता को बढ़ा देती है जो कि जलीय जीवन पर विषैला प्रभाव डालते हैं। यह कृषि पेड़ों एवं पौधों को नुकसान पहुंचाती है एवं उनकी वृद्धि को कम करती है, क्योंकि यह पोषक तत्वों को घोलकर पृथक कर देती है और भवनों तथा धातुओं से बनी संरचनाओं आदि को नष्ट करती है। जब अम्ल वर्षा होती है
तो उसके पानी से ये सब हानि हम लोग को पहुंचता है, ये सब हानि पहुंचता है हम लोग को। अब देखिए ताजमहल एवं अम्ल वर्षा। अब हम लोग ये जानेंगे कि ताजमहल और अम्ल वर्षा में क्या रिलेशन है। अम्ल वर्षा होने से क्या ताजमहल पर भी कोई इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है या नहीं, तो चलिए जानते हैं। आगरा शहर में स्थित ऑयल रिफाइनरी से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड तथा वायु प्रदूषकों के कारण होने वाली अम्ल वर्षा से यह स्मारक धीरे धीरे क्षय हो रहा है। ताजमहल के संगमरमर का क्या होता है फॉर्मूला, CaCO3 से संगमरमर से क्रिया करती है। देखिए जो अभिक्रिया होती है वो लिखा हुआ है CaCO3, और ये एसिड जो है अम्ल वर्षा में नीचे आता है, पृथ्वी पर आता है H2SO4। ये संगमरमर से ये एसिड रिएक्शन करके CaSO4 और CaSO4 बनाता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तथा संपूर्ण विश्व को आकर्षित करने वाले इस अद्भुत स्मारक को हानि पहुंचाती है। अम्ल वर्षा से देखिए कितनी बड़ी हानि होती है हम लोगों को, कि ये जो संगमरमर है वो रिएक्शन कर लेता है उसके अम्ल से, वर्षा में उपस्थित अम्ल से वो रिएक्शन करके ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और CaSO4 देता है। अब चलिए जानते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के बाद पुनः उत्सर्जित करने पर पृथ्वी गर्म हो जाती है। पृथ्वी से उत्सर्जित ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं एवं जल वाष्प द्वारा अवशोषित कर ली जाती है एवं इसकी किरणें पुनः पृथ्वी पर पहुंचती है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अतः पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसें जैसे मेथेन होना चाहिए, मेथेन, CH4, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसें हैं। वायुमंडलीय प्रदूषण में कणिकाएं, पार्टिकुलेट्स इन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। धुएं में कणिकीय पदार्थ होते हैं। कणिकाएं लघु, ठोस अथवा द्रवीय कण होते हैं जो वायु में निलंबित रहते हैं। यद्यपि आँख द्वारा कणिकाओं को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, परंतु प्रायः ये कणिकाएं सम्मिलित होकर धुंध बनाती है, जिसके कारण देखने में गतिरोध उत्पन्न होता है। वायुमंडल में कणिकाएं जीवनक्षम विएबल अथवा अजीवनक्षम नॉन विएबल दोनों ही प्रकार की हो सकती है। अब जानते हैं जीवनक्षम कणिकाएं क्या है। यहाँ पर क्योंकि दो टर्म यूज किया गया है, विएबल और नॉन विएबल।
ये क्या होता है? कणिकाएं सूक्ष्म जीव है जो वायुमंडल में परिक्षिप्त डिस्पर्स्ड होती है, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फफूंद तथा शैवाल आदि। ये जीवनक्षम कणिकाएं हैं। और जीवनक्षम कणिकाएं या बृहद पदार्थ के विखंडन के फलस्वरूप बनती है अथवा सूक्ष्म कणों या सूक्ष्म बूंदों के संघनन से निर्मित होती है। वायुमंडल में 4 प्रकार की अजीवनक्षम कणिकाएं उपस्थित रहती है: कुहासा, धुआं, धूम तथा धूल। ये सभी अजीवनक्षम कणिकाएं हैं। ये जीवनक्षम कणिकाएं के उदाहरण हैं। और कुहासा जिसे इंग्लिश में मिस्ट कहते हैं, यह स्प्रे द्रव के कणों तथा वायु में उपस्थित वाष्पों के संघनन से बनता है। उदाहरणार्थ, शाकनाशियों तथा कीटनाशकों की अपशिष्ट मात्राएं वायु में फैलकर कुहासा बनाती है। धुआं, स्मोक जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ के दहन तथा जलाने के फलस्वरूप उत्पन्न कज्जल के सूक्ष्म कण धुआं निर्मित करते हैं। तेल धुआं, तंबाकू धुआं तथा कार्बन धुआं इस प्रकार के कणकीय उत्सर्जन के कुछ उदाहरण हैं। धूम जिसे फूम्स कहते हैं इंग्लिश में, ये संघनित वाष्प है। धातुओं के धूम इस वर्ग के भांति ज्ञात कणिकीय हैं। इस वर्ग में धातु कर्मीय धूम तथा क्षार धूम भी आते हैं। धूल जिसे इंग्लिश में डस्ट कहते हैं, ये महीन कण हैं जो ठोस पदार्थ के कूटने, पीसने तथा प्रयुक्त करने के समय उत्पन्न होते हैं। पीसा चूने का पत्थर, प्लवन के फलस्वरूप उड़ा बालू, पीसा हुआ कोयला, सीमेंट, फ्लाई ऐश तथा सिलिका धूल वायुमंडल में उपस्थित अजीवनक्षमी धूल कणिकाओं के कुछ उदाहरण हैं। ये सभी ये क्या थे? धूल, ये धूम, ये धुआं, ये कुहासा, सब के बारे में अभी आप लोगों ने जाना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।